भैया ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, तो इनके कबर्ड से हमें ये चिट्स मिले थे। एंड देन फिर हम ऐसे ढूंढते ढूंढते हमने फिर पूरा ही घर देखा था कि कहीं और ना मिल जाए। तो फिर हमको ना मंदिर के जहाँ पे हमने मूर्तियां रखी हुई थी उसके नीचे ड्रॉर था, वो हम बहुत रेयरली खोलते थे। तो उसको हमने फिर जब मम्मी ने उसको खोला तो वहां पे हमको ये और चिट्स मिले भैया। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और एज यूजुअल मैं आज भी आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही गजब की कहानी हमारे नेबर सिटी से, रुद्रपुर से। ऑब्वियसली मैंने नाम एंड अता पता थोड़ा सा चेंज कर दिया उनकी प्रीवियसी को इंटैक्ट रखने के लिए, बट गजब की कहानी है, फैमिली बिट्रेयल की कहानी है, ब्लैक मैजिक की कहानी है। ट्रस्ट मी, एंड तक कहानी सुनना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड मुझे वॉइस नोट्स के थ्रू कहानी शेयर कर सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम यू गाइस। चलो दोस्तों, इसी बात पे कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें योगेश ने भेजी है रुद्रपुर से। अब योगेश रुद्रपुर की एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से आता है। योगेश की फैमिली में योगेश है, उसका बड़ा भाई है लोकेश, योगेश के फादर हैं और उसकी मदर है। बस ये 4 लोगों की छोटी पर बहुत ही हैप्पी फैमिली। अब मैं इनके परिवार के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं योगेश के फादर। तो योगेश के फादर एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट के अच्छे बड़े वो ठेके वगैरह लेते हैं। साथ में उनके अपने कुछ होटल्स हैं और उसके साथ ही उनके अपने कुछ पेट्रोल पंप्स भी हैं। मतलब अच्छा खासा अंकल ने अपना एम्पायर बनाया हुआ है। उसके बाद आता है लोकेश, जो कि योगेश का बड़ा भाई है। वो अपने फादर के फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड उसके बाद आता है योगेश, सबसे छोटा भाई, जो कि 24-25 साल का है और वो भी अपने फादर के ही फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व है। इसके बाद योगेश की मॉम, जो कि सीधी सादी प्यारी सी जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी मम्मियां होती हैं, बिल्कुल वैसी ही लेडी। तो योगेश बताता है कि इनकी फैमिली बहुत ही खुशहाल और हैप्पी फैमिली थी और पहले तो 2 लोग और होते थे इनकी फैमिली में, इनके दादा दादी, बट एज के साथ धीरे धीरे उनकी फिर एक एक करके डेथ हो गई। और उसके बाद अब ये लोग जो है घुल मिल के रहते हैं। छोटा सा प्यारा सा परिवार है 4 लोगों का, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, आपस में सब प्यार से रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और दोस्तों कहते हैं ना, खुशी जो होती है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनकी खुशी में दोस्तों 4 चांद लग जाते हैं कि लोकेश, योगेश का बड़ा भाई, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसकी उसी लड़की से शादी हो जाती है। तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। योगेश और योगेश की पूरी फैमिली शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। भाभी घर आती है योगेश की, तो घर में आके अच्छे से घुल मिल भी जाती है, फैमिली के साथ जेलब भी हो जाती है एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। जैसे एक प्यारा सा परिवार जाता है ट्रिप्स वगैरह पे, साथ में घूमने फिरने, एंजॉय करने, लाइफ जीने, ये लोग वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है इस कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है दोस्तों कि एक दिन, एक नॉर्मल दिन होता है और योगेश और लोकेश अपने पास के एक होटल में गए होते हैं। जो इनका होटल होता है वो घर के बिल्कुल पास ही होता है, तो वहाँ पे लोग बिजनेस वगैरह देखने गए होते हैं। तो इनके फादर का पेट्रोल पंप है दिल्ली में, वहाँ गए होते हैं। ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से निकलते हैं और योगेश बताता है लगभग 1:30-2 बजे का टाइम होगा कि इसकी भाभी का इसको कॉल आता है, बहुत ही पैनिक करते हुए। भाभी बस फोन पे बोल रही होती है कि तुम लोग जल्दी घर आओ, मम्मी को कुछ हो गया है, मम्मी को कुछ हो गया है। अब योगेश और लोकेश दोस्तों अपनी माँ से ना बहुत प्यार करते थे और ये आओ देखते ना ताओ, ये फटाफट वहां से घर आते हैं। पर जब तक ये अपने घर पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि इनकी जो मॉम थी उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था। कायदे से तो शी हैड पास्ड अवे, पर योगेश मानने के लिए तैयार नहीं था। योगेश जबरदस्ती उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको फिर ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं। योगेश एकदम टूट जाता है, वो समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो गया, कि एकदम से उसकी माँ को क्या हो सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ से दोस्तों बहुत प्यार करता था। डॉक्टर योगेश से पूछते हैं कि क्या इनको कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, सांस की बीमारी थी, कुछ इशू था। तो योगेश बताता है कि इनको एलर्जी थी और कभी कभी उससे इनको ब्रीदिंग इशू होता था, पर कभी भी इतना सीवियर नहीं हुआ कि ऐसे कोई नौबत आ जाए। ये बस दवाई ले लेती थी और ठीक हो जाती थी। और इसके बाद फिर दोस्तों डॉक्टर यही कंक्लूड कर देते हैं कि हो सकता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो डिले इन मेडिकेशन हो या वही एलर्जी के ज्यादा हो जाना हो, क्योंकि डॉक्टर्स ये कंफर्म कर देते हैं कि इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है सफोकेशन से, यानी सांस रुकने से, दम घुटने से। हॉस्पिटल से दोस्तों फिर योगेश और लोकेश अपनी मॉम को लेके घर आते हैं। अब उनके जो फादर हैं वो घर पे नहीं होते, जैसे मैंने बताया था ना, वो दिल्ली में होते हैं। तो अगले दिन सुबह उसके फादर भी पहुंचते हैं क्रियाक्रम के लिए। पर इस बार जब उसके फादर घर आते हैं, वो अपने साथ एक औरत को लेके आते हैं और उस औरत को ना योगेश ने कभी देखा होता है ना लोकेश ने कभी देखा होता है। वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऑब्वियसली यार उनकी माँ अभी भी गई है। वो इतने सैड और इतना रोना धोना मच रहा होता है वहाँ पे, ऐसा मातम का माहौल होता है कि किसी की
की हिम्मत नहीं होती ये सब बातें सोचे पूछे कौन था क्या था, वो बस बहुत सारा सैड होते हैं। योगेश बताता है कि उसको उस मोमेंट में लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी भी जान ले ले, खुद को भी मार ले, कि वो कभी अपनी लाइफ अपनी माँ के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता था। वो बहुत ज़्यादा अटैच था। खैर क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद वो घर वापस आते हैं फिर वही योगेश बताता है खाली घर देख के उसको बहुत रोना आता है, बहुत सूना सूना लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद शुरू में दोस्तों कोई उस औरत पे जो उसके फादर लेके आए थे उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हर कोई परेशान था, टेंशन में था, दुखी था। तो वो जो औरत थी वो किचन में भाभी का हाथ भी बटा रही थी, मेहमानों को खाना वगैरह भी सर्व कर रही थी, इन लोगों का भी ख्याल रखने लग रही थी। तो इनको समझ भी नहीं आया कि औरत है कौन। पर धीरे धीरे मेहमान जो आए हुए थे घर पे, वो धीरे धीरे रिश्तेदार जो थे वो चले गए और लोग जाते रहे और ये जो औरत थी ये एंड तक रही घर पे और फिर कहीं गई नहीं। तो 2-3 दिन तक तो योगेश और लोकेश दोनों के समझ में आया नहीं। फिर योगेश ने अपने फादर से पूछा कि पापा ये कौन है ये औरत जिसको आप लेके आए हो। तो इस पे योगेश के फादर उसे बताते हैं कि बेटा ये यहीं रहेगी, बेचारी के माँ बाप घर बार कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा था इसको घर ले आऊंगा तो तेरी माँ की हेल्प करेगी। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं तो चलो कोई नहीं, अभी तुम लोगों का ख्याल रख लेगी, भाभी तेरी भाभी का हाथ बटा देगी और घर को संभाल लेगी। तो फिर योगेश भी सोचता है कि चलो ठीक ही है, घर का सारा काम वाम देख लेगी, घर मतलब वो उसको एक काम वाली की हैसियत से ही सोचता है। अच्छा वो जो लेडी होती है, वो जो काम वाली होती है, उसका नाम होता है दोस्तों शांति। योगेश बताता है दोस्तों कि बहुत सैड था वो और घर एकदम उनका ना बिखर सा गया था। उसको अपनी माँ की बहुत याद आती थी, स्पेशली शामों को वो हर दिन रोया करता था। पर समाओ ये जो शांति आंटी थी जिसको जो फादर जिसको लेके आए थे, इसने घर को बिल्कुल एकदम से संभाल सा लिया था। वो हर किसी का ख्याल रखती थी, हर किसी की जरूरतें पूरा करती थी, जिसको जो खाना है वो देती थी, जिसको जैसे होता है ना जो एक माँ का रोल होता है कि बिल्कुल वैसे सबका ख्याल रखने लगी थी। अब ये लोग तो उसे काम वाली की हैसियत से ही देखते थे, पर योगेश वो बताता है कि उसने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि शांति का इनके घर के मामलों में और इनके पर्सनल चीजों में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। घर में किसी भी काम का डिस्कशन हो वो वहाँ पे प्रेजेंट होती थी। अब एक दिन की बात है कि ये लोग अपना एक नया होटल खोलने का डिस्कशन कर रहे थे, तो वो शांति आती है और वहाँ बैठ जाती है। अब लोकेश को बड़ा अजीब लगता है तो उनसे बोलता है यहाँ से चले जाओ आप, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। तो उस पे इनके फादर इनको डांट देते हैं और बिल्कुल हक से बोलते हैं कि बैठने दो उसे, यहाँ क्या दिक्कत है। अब इन दोनों भाइयों को ये बड़ा अजीब लगता है, पर यार अपने पिताजी के सामने वो क्या ही बोले। अब धीरे धीरे दोनों भाई ये नोटिस करते हैं कि शांति का इसके फादर के साथ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ रहा है। जहां भी उसके फादर जाते हैं उनके साथ ही जाती है। अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं, अगर वो देहरादून जा रहे हैं तो उसको अपने साथ लेके जाते हैं। ये चीजें इनको बहुत अजीब लग रही थी, बहुत वियर्ड लग रही थी, पर ये कुछ कह नहीं पा रहे थे। अच्छा शांति भी ऐसा नहीं लगता था कोई काम वाली हो, वो एकदम नए नए कपड़े पहन के एकदम टिप टॉप बन के रहती थी। कोई कह ही नहीं सकता कि उनके घर में काम करने वाली है। वो बिल्कुल मालकिन की तरह सज धज के रहती थी। अब जो मैंने बताया था कि इनका दिल्ली में पेट्रोल पंप है, वहां पे इनका एक घर भी है। तो इसके फादर को जाना था दिल्ली, तो वो शांति को अपने साथ लेके गए। अब योगेश को ना धीरे धीरे इन चीजों से बड़ी चिढ़ मच रही थी, तो एक दिन उसने रात को वो बिना बताए दिल्ली चले जाता है और घर पहुंचता है। अब घर में जब वो दरवाजे की घंटी बजाता है तो उनके घर में एक और नौकर होता है, वो दरवाजा खोलता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोल के अंदर जैसे ही योगेश कदम रखता है, वो देखता है कि शांति इनके फादर के रूम से निकलती है और निकल के सीधे योगेश के पास आती है और बोलती है, अरे योगेश बेटा बताया नहीं तूने, तू मुझे बता देता तू आ रहा है तो मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बना के रखती। योगेश को इतना गुस्सा आता है, वो दंदनाते हुए अंदर जाता है, अपने फादर का दरवाजा खोलता है और अपने पापा से बोलता है, क्या कर रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आ रही है? मम्मी को गए हुए अभी 6 महीने नहीं हुआ है और आप एक औरत को साथ लेके घूम रहे हो और ये औरत रूम से निकल रही है, आपके रूम में रख रहे हो आप उसे। इस पे उसके पापा कहाँ तो सहम जाते हैं, उल्टा वो गुस्से में और योगेश को बोलते हैं, तू अपनी तमीज में रह, बच्चा है ना बच्चे की तरह रहे, मुझे मत बता क्या करना है, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। अब योगेश को इतना गुस्सा आता है, योगेश उसी वक्त घर से निकल जाता है और वहां पे उसका एक दोस्त रहता है दिल्ली में, तो उसके घर चले जाता है रात को सोने के लिए। योगेश इतना परेशान और इतना हर्ट हो गया था अपने पापा की हरकत देख के कि उसको लगता था कि बस अभी सब छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर चला जाए। एक तो अपनी माँ की याद में पागल था, उसको दुख था और साथ में उसका बाप एक औरत को लेके घर में आया हुआ है। अब इसके बाद 2-4 दिन अपने दोस्त के यहाँ बिता के योगेश वापस रुद्रपुर जाता है। वो फिर अपने बड़े भाई को सारी बातें बताता है, तो लोकेश का ना इस चीज में कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। वो योगेश को समझाते हैं कि देख पापा यार मॉम के जाने के बाद अकेले हो गए, उनको भी तो कोई चाहिए ना, तो तू छोड़ ना, तू अपने काम से काम रखना, तेरे को क्या करना है। और वो ये सारी बातें बोल के योगेश को समझा के बात को वहीं पे खत्म कर देता है। अब ऐसे ही फिर टाइम बीतने लगता है और ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं।
2 साल बाद दोस्तों योगेश की लाइफ में कुछ अच्छा होता है। योगेश की लाइफ में दोस्तों एक लड़की आती है जिसका नाम होता है नीतू। योगेश बताता है कि नीतू से उसकी एक्चुअल में अरेंज मैरिज होनी थी, पर धीरे धीरे योगेश को नीतू बहुत ज्यादा पसंद आ गई और ये जो रिश्ता था ये भी योगेश के फादर ने योगेश के लिए ढूंढा था। अब नीतू का जो परिवार है दोस्तों हल्द्वानी से बिलोंग करता है। नीतू के पिताजी बहुत यंग एज में चले गए थे और नीतू की मॉम है बस घर में, और नीतू जो है काफी अपनी मॉम का भी ख्याल रखती है। ऑल एंड ऑल नीतू काफी सुलझी हुई बड़ी सही सी लड़की है वो। अब दोस्तों इसके बाद योगेश और नीतू की एंगेजमेंट हो जाती है और शादी से पहले वो 1 साल तक एंगेजमेंट के बाद उन्होंने डेट किया आपस में। वो खूब घूमे, खूब इंजॉय किया, होता है ना एकदम कपल्स जो घूमते फिरते हैं, बिल्कुल वैसे। योगेश एकदम प्यार में बिल्कुल पागल था, हैप्पी था और बहुत ही ड्रीमी लाइफ जी रहा था वो। और अब धीरे धीरे योगेश की शादी का जो टाइम था ना वो भी काफी नजदीक आ गया था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और योगेश की भाभी, मैं उनका नाम नहीं बताया आपको अभी तक, उनका नाम है कविता। तो कविता जी ने योगेश के लिए और आने वाली बहू के लिए खूब सारी तैयारियां करी, सारे अरेंजमेंट्स करे, सारे रस्म रिवाज वगैरह करे, सबने मिलके खूब सारी शॉपिंग करी शादी के लिए। सो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी हैप्पी टाइम फॉर देम। अब इन सारी तैयारी में दोस्तों कविता यानी उसकी भाभी तो इन्वॉल्व थी, साथ में शांति भी उतना ही इन्वॉल्व थी। योगेश शादी के दौरान हर चीज में बड़ा एंजॉय कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो सैड था। वो बस यही सोचता था कि उसकी मॉम होती तो शायद वो भी अभी ऐसी ही सारी चीजों में तैयारी कर रही होती। फिर दोस्तों फाइनली शादी का दिन आ जाता है एंड सब लोग बहुत धूमधाम से योगेश की शादी कराते हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं एंड बहुत ही खुशी खुशी योगेश की वाइफ नीतू को घर ले आते हैं। इसके बाद योगेश की मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगती है। योगेश बहुत एंजॉय कर रहा होता है अपनी मैरिड लाइफ को। उसकी जो वाइफ है वो भी घर में अच्छे से सेटल हो जाती है। सब कुछ एकदम A1 चल रहा होता है दोस्तों। अब शादी के 6-7 महीने बाद घर का बिजनेस इतना इंक्रीज हो गया कि लोकेश और उसके फादर ने डिसाइड किया कि योगेश और नीतू दोनों को दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहां का जो पेट्रोल पंप है उसको संभालने के लिए। अब ये सुन के योगेश पहले बिल्कुल रेडी नहीं होता, लेकिन फिर नीतू उसको समझाती है कि सही तो है यार, हम दोनों को प्रिवेसी मिलेगी, अपना अपना अलग रहेंगे ना, बढ़िया मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब बढ़िया होगा। और फिर नीतू के समझाने पर योगेश भी मान जाता है और फिर ये दोनों दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान कर लेते हैं। अब ये सब डिस्कशन के करीबन 1 महीना लग जाता है। 1 महीने बाद योगेश और नीतू दोनों दिल्ली चले जाते हैं। दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पहली बार वो घर वालों के अलावा भी रहेंगे। तो होता ही है ना, नए नए शादी में उनके अपने प्लान्स थे, घर को ऐसे मैनेज करेंगे, ऐसे रहेंगे, अपने अपने आइडियाज थे, एक्साइटमेंट्स थी। तो दोनों बड़े खुशी खुशी दिल्ली जाते हैं। अब दोस्तों जो खुशी थी ना वो ज्यादा दिन टिकती नहीं योगेश की, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो एकदम से खराब सी हो जाती है। अब आप सोचो कि क्यों इतने बड़े घर से आता है। दोस्तों जो बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज होती है ना, अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि जो टॉप ऑफ द फैमिली होते हैं वो पैसों की कमान अपने हाथ में रखते हैं। यंग बंदा बिजनेस को बच्चा टेक ओवर भी कर रहा होता है तब भी वो पैसों का ना फ्री होल्ड नहीं होता उस पर। बट यार अब यहाँ पे क्या होता है कि योगेश के फादर उसको पैसा देना ना बिल्कुल कम एकदम कम कर देते हैं। जो भी पेट्रोल पंप वगैरह से इनकम भी होती है वो सीधे अपने अकाउंट में ले लेते हैं और योगेश को वो पैसा देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। योगेश की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी टाइट सी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं, क्योंकि उसकी वाइफ भी एक तो उसको भी संभालना है साथ में, और उसकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, वो भी कुछ नहीं कमा रही है। मतलब योगेश के फादर ने ऐसा कर दिया कि लिटरली योगेश को हर चीज के लिए अपने फादर से मतलब बैक करना पड़ता था, मांगना पड़ता था। योगेश बड़ा परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया। उसको खर्चे पानी के लिए बस वो 15,000 रुपए देते थे। कैन यू इमेजिन 15,000 ऐसी फैमिली के लिए। और उसकी जो वाइफ है लिटरली अगर उसे पीरियड्स भी हो जाए, उसको अपने लिए पैड्स भी अगर खरीदने हैं ना तो वो भी उसको अपने फादर मतलब योगेश के फादर से कहना पड़ता था, मांगना पड़ता था पैसा वो। अब योगेश ने कुछ दिन तो चुपचाप सहा, फिर उसने अपने फादर को बोला कि पापा ये क्या कर रहे हो, मैं कैसे करूंगा मैनेज। तो उस पे उसके फादर ने बोला कि देखो अभी एक नई प्रॉपर्टी बनानी है, अभी हम बिल्कुल वहां के लिए सेव कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम तक अब ऐसे मैनेज करो, ऐसे करना पड़ेगा मैनेज, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने करना है। और ये सारी बातें बोल के योगेश को उन्होंने समझा दिया। अब योगेश बताता है कि उसके जो फादर हैं वो बड़ी सीरियस और बड़े टफ टाइप के आदमी है और बचपन से ना जो वो बोल देते हैं वो होता है। मतलब उनपे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनसे बहस लड़ाई वगैरह नहीं करी जा सकती। अब योगेश फिर सोचता है कि यार चलो पहले तो दिन अच्छे ही थे, हो सकता है पापा सेव कर रहे हो जो भी इनके मन में आ रहा हो। तो ऐसे ही वो तंगी में रहते रहते 4-5 महीने बिता लेता है। अच्छा ऑल्दो योगेश बताता है कि भाई उसका अपना घर था, गाड़ी थी, पेट्रोल पंप था, सब कुछ था, बिजली का बिल वेल ये सब तो ऑब्वियसली कंपनी पे कर देती थी। 15,000 उनके बस खाने पीने के लिए ही थे, पर फिर भी वो बताता है कि 15,000 एक्चुअली में बड़े कम थे, क्योंकि उसकी वाइफ और नीतू उसकी वाइफ की भी अपनी नीड्स होती थी। कभी उसका शॉपिंग करने का मन करता था, कभी कुछ बाहर खाने का मन करता था। अब इतने कम पैसों में तो वो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब योगेश अपना ये सब गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, मतलब टफ टाइम्स कह लो उसके लिए। उसका बड़ा भाई लोकेश 4-5 महीने बाद उसको विजिट करने आता है। अब जब वो आता है तो योगेश देखता है कि वो अपनी एकदम चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार में आया होता है। वो होती है एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर, और ये देख के योगेश बड़ा खुश भी हो जाता है और बहुत हैरान भी हो जाता है। अब योगेश पूछता है अपने भाई से कि कब ली भैया, आपने मुझे बताया नहीं, मुझे कैसे नहीं पता गाड़ी के बारे में। तो उसमें उसका भाई बोलता
बोलता है कि अरे ये तो यार ऐसे ले ली थी, चल अपना बाद में बात करेंगे, बहुत थक गए हैं। इसके बाद नीतू उन सबके लिए खाना बनाती है, वो साथ में डिनर वगैरह करते हैं। अब डिनर के टाइम पे उनको ऐसी बात पता चलती है जिससे वो और हैरान हो जाते हैं। योगेश और नीतू ये सोच रहे होते हैं कि लोकेश और उसकी वाइफ इनसे मिलने के लिए आए हैं, पर उनको डिनर पे ये पता लगता है कि ये तो भैया यहाँ एक रात रुकने आए हैं क्योंकि कल इनकी फ्लाइट है दुबई की, ये दोनों घूमने जा रहे हैं। और ये सुन के तो योगेश और नीतू दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अब जब वो दोनों निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, तब पीछे से नीतू योगेश को बोलती है कि यार ये क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे पाई पाई के लिए तरस रहे हैं, पैसे सेव करना है बोल के हम इतने गंदे तरीके से रह रहे हैं, और ये नई गाड़ी और फिर अब दुबई ट्रिप, और इसके ऊपर भाभी के हाथ में एलवी का बैग भी था, 2-3 लाख का तो बैग ही होगा। अब इसके बाद योगेश अपने पिताजी को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है कि पापा आपने हमें इतने मुश्किल से रखा हुआ है, वहाँ पे भैया तो नई गाड़ी ले रहे हैं, वो दुबई गए हुए हैं घूमने। तो उस पे उसके पापा बोलते हैं तो दुबई गए तो क्या हुआ, अपनी सेविंग से गए, तुम भी पैसे सेव करो और जाओ घूमो, तुम्हें रोका है क्या किसी ने। फिर योगेश कहता है कि चलो घूमने का समझ गया, पर नई कार वो कहाँ से आई। फिर इस पे योगेश के पापा उसको ऐसी बात बोल देते हैं कि योगेश का लिटरली उसकी आत्मा तक रो जाती है। वो उसे बोलते हैं अरे वो इतना काम देख रहा है, होटल के लिए खरीदारी करनी पड़ती है, ट्रैवल करनी पड़ती है, उसको नहीं लेके दूंगा तो तुझे लेके दूंगा क्या, फालतू बातें मत करा कर, फोन रख। और फोन रख देते हैं। और योगेश लिटरली ही वाज इन शॉक, ये क्या बोल दिया भाई, मतलब ऐसे क्या मैं हमसे बात कर रहे हैं लिटरली। अब ये जो चीज हुई थी ना, अब वो लोग रिलेट करते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार ना ऐसा फील हुआ था इन दोनों को कि उनको जैसे कॉर्नर किया जा रहा है। कोई भी घर में फेस्टिवल हो, कोई पूजा हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, इनको बुलाना तो छोड़ो, इनको बताया तक नहीं जाता था, कभी इनको इन्वाइट नहीं किया जाता था वापस घर। योगेश बताता है कि भैया लिटरली ऐसा हाल हो गया हमारा कि अगर हम बीमार हो गए तो कोई पूछने के लिए नहीं है, बस हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ, नीतू और योगेश, बस, और किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इसके जो फादर हैं वो भी काफी चक्कर लगाया करते थे दिल्ली, और जो शांति है वो तो बिल्कुल खुलेआम, ये तो खुलेआम साथ में रहने लग गए थे। लिटरली जब योगेश अपने बाप को एक औरत के साथ ऐसे रहते हुए देखता था तो उसको बड़ा दिल टूटता था, बस वो लिहाज में कि पापा है बोल के कुछ कहता नहीं था। तो ये सारी चीजें वो अब याद कर रहा था और उसको फील हो रहा था कि एक मतलब ऑब्वियसली कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, मम्मी के जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया है, सब कुछ कैसे चेंज हो गया है। उसके फादर एक पराई औरत के साथ रह रहे हैं, उसका भाई अजीब तरीके से बात कर रहा है, उनको घर से दूर कर दिया गया है, ऑल दीज थिंग्स। खैर इसके बाद योगेश अपनी जिंदगी को रिज्यूम करता है एज इट इज। फिर 14 दिन हो जाते हैं और लोकेश और उसकी वाइफ यानी योगेश के भैया भाभी दुबई से वापस आते हैं। अब जब वो वापस आते हैं, ये लोग ना सब कुछ भुला के, बेचारा बड़ा लविंग है योगेश ना एक्चुअली, तो ये उन्हीं की गाड़ी लेके, क्योंकि उनकी गाड़ी इनके घर पे खड़ी होती है, उनकी गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे उन्हें लेने जाते हैं। और रास्ते में ये लोग बात भी कर रहे होते हैं कि हाँ हमारे लिए तो गिफ्ट आए होंगे, वाह वो तो दुबई गए हैं, इस तरह की चीजें। अब जब वो दुबई से आते हैं तो योगेश को और तगड़ा शौक लग जाता है। अब वो जब दुबई से आते हैं तो उसके भैया भाभी बोलते हैं कि यार वो ना कविता यानी कि उसकी भाभी की बहन आई हुई है घर पे, तो यार हमें तो हाथों हाथ निकलना पड़ेगा यार, तेरे यहाँ रहने का मन तो था पर कोई नहीं यार, अब तो हम सीधे रुद्रपुर जाएंगे। तो योगेश बड़ा शौक में हो जाता है, वो सोचता है कि भैया आएंगे, घर पे रहेंगे, हमारे लिए कुछ लाए होंगे, बट वहां तो वो सीधे, और उल्टा इतना बुरा होता है योगेश के साथ कि गाड़ी में उनकी गया होता है लेके, वो उनको पैदल करके अपनी गाड़ी लेके सीधे रुद्रपुर चले जाते हैं, और योगेश और उसकी वाइफ बेचारे कैब करके फिर वापस घर आते हैं। अब जब योगेश घर पहुंचता है तो उसका ना एकदम दिल भर आता है, वो सोचता है यार ऐसा मैंने क्या ही किया है जो मेरे घर वाले मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके बाद नीतू बोलती है कि देखो ऐसे नहीं होगा, अब आप रुद्रपुर चलते हैं, रुद्रपुर चल के ही बात करते हैं। तो ये दोनों बिना बताए रुद्रपुर के लिए निकल जाते हैं। इसके पास पुरानी क्रेटा होती है, तो वो क्रेटा लेके ये लोग चलते हैं। अब जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो घर पहुंच के ये जो देखते हैं, ये वो देख के बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। ये देखते हैं कि घर में बढ़िया रेनोवेशन वगैरह चल रहा होता है। अब उन्हें पहले तो ये बुरा लगता है कि रेनोवेशन हो रही है, इनको पता ही नहीं है। फिर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि भैया और भाभी बैठे हुए हैं, और जो भैया ने कहा था कि तेरी भाभी की बहन आई हुई है वो तो होती ही नहीं है, यानी कि उसके भाई ने झूठ बोला इनको यहाँ आने के लिए। ऊपर से योगेश ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका भाई ये बोलेगा कि अरे तुम्हें आना ही था तो कल हमारे साथ ही आ जाते, पर उसने बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जैसे ही डिड नॉट केयर, कि उसने ओह अच्छा हाय बस दैट्स अबाउट इट, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं। अब ये सारी चीजें योगेश को बहुत अजीब लग रही होती है। अब इसके बाद फिर भी योगेश बेचारा जाता है, बात करता है भैया से, कहता है भैया मेरे पीछे से क्या क्या करा रहे हो, बताया भी नहीं। उस पे उसका भाई इतना रूड जवाब देता है, तू प्रधान है क्या, तेरे को सब कुछ बताएंगे, टाइम नहीं यार इतना। अब योगेश को बुरा तो बहुत लगता है, पर वो फिर भी हंसते हंसते टाल देता है इस बात को। फिर वो देखता है कि घर में ना पूरा घर रेनोवेट हो रहा है, सारे रूम्स रेनोवेट हो रहे हैं, ऊपर एक नया फ्लोर भी बन रहा है, पर जो योगेश का रूम है वो बिल्कुल वैसे ही है एज इट इज, ना उसमें पेंट हुआ है, ना कुछ काम हो रहा है, ना कुछ भी नहीं। तो वो फिर अपने पापा के पास जाता है, वो बोलता है पापा सारे रूम रेनोवेट हो रहे हैं, मेरा रूम नहीं कराओगे आप रेनोवेट। तो उस पर उसके पापा पहले तो 2-3
2-3 सेकंड चुप रहते हैं और फिर हल्के से बोलते हैं हाँ हाँ करा देंगे। और ये जो बोलने का तरीका था, योगेश को पता था कि यार मतलब कुछ तो गलत है। उसको बहुत ही बुरा लगता है, लिटरली ऐसे जैसे वो अपने घर पे बोझ बन रहा हो। योगेश बताता है कि भैया हर दिन हर पल मेरा वहाँ पे दिल टूट रहा था अपने घर वालों के ऐसे बिहेवियर से। इनफैक्ट उसके साथ तो गलत बिहेव हो ही रहा था, उसकी जो वाइफ है नीतू, उसके साथ भी कविता बहुत ही गंदे से बिहेव कर रही थी, बहुत रूडली उसे बोलती थी और लिटरली उसको नौकरानियों की तरह ऑर्डर करती थी। नीतू बस वो बड़ी है बोल के लिहाज करती थी और कुछ कहती नहीं थी, सब सहती जाती थी। अब एक इंस्टेंस आपको बताता हूँ। जैसे एक बार खाना खा रहे थे तो नीतू ने बोला भाभी आप मेरे लिए दुबई से कुछ लाई नहीं, मैं तो सोच रही थी आप मेरे लिए गिफ्ट लाओगे। अब उसका वो एक्सपेक्ट करी थी कि कुछ अच्छा सा रिप्लाई आएगा, बट इतना गंदा रिप्लाई किया कविता ने। कह दी दुबई में ना सब कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड मिलता है तो तेरे पे सूट नहीं करेगा, तेरे को तो इंडिया से कुछ दिला दूंगी। और इतना गंदा लगा नीतू को सुन के, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है इस घर में। और उनको ये भी समझ में आ गया था ये सारे बिहेवियर से कि जो घर वाले हैं ना इन दोनों से बस पीछे छुड़ाना चाहते हैं, इनसे बस अलग होना चाहते हैं। और ये सब तो था ही, वो शांति, वो काम वाली कल की आई औरत, वो नीतू को ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे उसकी मालकिन हो। ऐसा कर वैसा कर, ये तूने क्या कर दिया, तेरे को पता नहीं ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीजें ये लोग ज्यादा दिन तक सह नहीं पाए और उसके बाद ये लोग दिल्ली वापस आ गए। अब दिल्ली आने के बाद इन्होंने घर वालों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। योगेश ने सोचा भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, तो उसने क्या करा, अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और उसके बाद उसने सीमेंट और ईट वीट सारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला काम शुरू किया। वो काम ठीक ठाक करने भी लगा और थोड़े बहुत वहां से पैसे कमाने लगे, तो इनकी हालत थोड़ी सुधर गई। इस काम के बारे में उसने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे ये काम अच्छा करने लग गया क्योंकि योगेश काफी मेहनती तो था ही, प्लस उस पर अभी मोटिवेशन भी थी, घर वालों से परेशान भी था वो। अब ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे इनका काम जो है अच्छा चलने लगा और दे स्टार्टेड टू मेक गुड मनी ऑल्सो। तो उनका जो थोड़ा लाइफस्टाइल था वो भी सुधरने लगा। अब ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और फिर दिवाली का टाइम आ जाता है। और दिवाली के टाइम पे योगेश के भैया भाभी दिल्ली आते हैं। अब जब वो दिल्ली आते हैं तो घर पे रुकते हैं, और जब वो घर पे रुकते हैं इनसे मिलते हैं तो नीतू और योगेश को पता चलता है कि इसके भैया और भाभी दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, भाभी प्रेग्नेंट है। अब ये दोनों बेचारे ना सब कुछ भूल के दिल से बड़े खुश हो जाते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि जो भाभी के डॉक्टर्स हैं वो फोर्टिस में है और यहाँ पे वो 1 हफ्ते के लिए रहने वाली है, तो वो और खुश हो जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होगे ना कैसा है यार ये योगेश, भाई इतना गंदा भाभी इतनी अजीब है। फिर भी तो योगेश बताते हैं कि वो ऐसे ही है, मतलब वो ना चाह के भी मतलब गलत नहीं सोच पाता है लोगों के बारे में, और ये तो उसका खुद का भाई था। खैर जब उसे पता चलता है कि घर में रुकने वाले हैं तो ही वॉज वेरी हैप्पी और वो बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा वगैरह करते हैं। अब मजे की बात ये है कि इस बार उसके भैया और भाभी भी कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रहे होते हैं, स्पेशली भाभी। सब कुछ एकदम बढ़िया था इनके बीच में, वो बिल्कुल तमीज से बात करती थी, प्यार से बात करती थी। लोकेश भी योगेश को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद उनके पेट में बेबी है, उस खुशी में शायद ये मतलब बहुत जॉली है। वो शॉपिंग करने जाती है कविता तो नीतू को भी साथ ले जाती है, तो दोनों अच्छा बॉन्ड सा करने लगते हैं। वही कविता जो पहले नीतू को ऑर्डर करती थी, अब वो सुबह उससे पहले उठ के ब्रेकफास्ट बना दे रही है। कभी कभी नीतू को बोल रही नहीं 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 मैं बनाती हूँ, तू छोड़ छोड़ छोड़, मेरे को थोड़ा हिलना उलना भी है, तो वो कुक भी कर दे रही है और साथ में सब डिनर कर रहे हैं। एंड इट वाज एवरीथिंग दैट योगेश एवर ड्रीम्ड ऑफ। योगेश दोस्तों सुबह उठते ही ये सोचने लगता था सोने तक कि यार सब कुछ अब ऐसा ही रहे, सब कुछ ऐसे खुशहाल तरीके से रहे, एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। लोकेश ने भी योगेश को दोबारा से काम में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, चीजें समझाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद 1 हफ्ता हो जाता है और ये प्लान बनता है कि चारों अब साथ में घर जाएंगे। ये चारों घर पहुंचते हैं रुद्रपुर और ये देखते हैं दिवाली में घर एकदम चमक रहा था, न्यूली रेनोवेटेड रूम्स, नया पेंट। और सबसे मजे की बात ये होती है कि जब योगेश अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम में भी नया फर्नीचर है, नया 65 इंच का टीवी लगा हुआ है, रूम एकदम चकाचक पेंटेड, एकदम बढ़िया से रेनोवेटेड है। और वो देख के योगेश और नीतू दे फेल्ट रियली गुड। वो सोचते हैं कि यार शायद हमने ना कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर लिया, शायद एक्चुअली में घर में कुछ पैसों की वो होगी दिक्कत, तभी शायद पापा ने इतना टाइट करा होगा। और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब इनका परिवार ने पहले की तरह ही दिवाली साथ में मनाई एंड इट वाज वेरी हैप्पी टाइम्स। योगेश ने अपनी माँ को भी बहुत याद किया। इसके बाद फिर चलो दिवाली ओवर हो जाती है और 3-4 दिन योगेश और घर पे रुकता है, फिर उसका फाइनली दिल्ली जाने का प्लान हो जाता है। जिस दिन वो दिल्ली जा रहा होता है उस दिन उसका भाई उसको एक गजब का सरप्राइज देता है, अ ब्रांड न्यू कार। योगेश बताता है कि उसको सरप्राइज गिफ्ट में मिली थी MG हेक्टर। ये देख के तो योगेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी से। नीतू ऑल्सो फेल्ट रियली गुड कि योगेश इतने टाइम से चलो इतना परेशान था जिन चीजों को लेके, फाइनली भगवान ने उसकी सुन ली और अब चीजें उसके लिए ठीक हो रही हैं, सब अच्छा हो गया था दोस्तों। योगेश बताते हैं कि चलो गाड़ी वाड़ी सारी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, पर असल में उसको इंतजार था उस प्यार का जो उसने दोबारा से अपने पापा और अपने भाई की आंखों में देखा था, उसके लिए। अब योगेश अपनी पुरानी कार को अपने घर पे छोड़ देता है और अपनी नई कार लेके दिल्ली के लिए निकलता है अपनी वाइफ के साथ, बड़ा खुशी खुशी। उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंच के वो अपने भाई को कॉल करता है, पर उसका भाई फोन नहीं उठाता। वो अपने फादर को कॉल करता है, वो भी फोन नहीं उठाते। और योगेश को लगता है यार ये क्या हो गया, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे। उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप करता है तो वो सीन पे छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें फिर से योगेश को डिस्टर्ब करने लगती हैं, पर इस बार वो ये सोचता है कि चलो कोई नहीं यार, उनको उनकी स्पेस देनी
ज़रूरी है, अभी उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया, इतने गिफ्ट्स दिए हैं, कोई बात नहीं, अब वो नहीं फ़ोन उठा रहे तो कर लेंगे कॉल बैक। 4 दिन बाद उसका भाई और उसकी भाभी सरप्राइज विजिट करने पहुंच जाते हैं दिल्ली, जिनको देख के वो हैरान हो जाते हैं, बट दे वर वेरी हैप्पी। उसके बाद वो ऑब्वियसली बहुत सेवा करते हैं, नीतू उनके लिए कुक करती है। अब 2-3 दिन वो घर पे रुकते हैं एंड द स्टे वाज जस्ट अमेजिंग। योगेश वाज वेरी हैप्पी, लोकेश, कविता, नीतू, चारों के चारों मतलब दे वर हैविंग अ गुड टाइम, अच्छे से रहे ये लोग। और उसके बाद फाइनली वो लोग वापस रुद्रपुर चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आप ध्यान से सुनना। अब जब वो रुद्रपुर चले जाते हैं उसके 1-2 दिन बाद योगेश की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। योगेश बताता है कि इतनी गर्मी के मौसम में भी उसके शरीर में अजीब ठंडक सी महसूस हो रही थी। उसे इतनी ठंड लग रही थी कि एसी फैन ऑफ करके वो अलग रूम में लेटा था। नीतू ने काफी जिद करी कि उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, पर उसने साफ मना कर दिया। अब पहले दिन तो योगेश को काफी ठंड लग रही थी। अगले दिन दोस्तों, अगले दिन रात को योगेश ने हमें बताया कि उसको बहुत ही अजीब से सपना आने लगा। और वो सपना दोस्तों ऐसा वैसा सपना नहीं, बहुत ही अजीब और डरावना सपना था। उस सपने में योगेश अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता था, जैसे हजारों धागों से वो बंधा हुआ है और वो मूव नहीं कर पा रहा है, वो फंसा हुआ है। सपने में वो स्ट्रगल करता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। और जब उसकी फिर नींद खुलती है तो बस भगवान को शुक्र मनाते कि भैया ये तो सपना है। इतना ज्यादा डरावना सपना था उसके लिए वो। और ये जो सपना था दोस्तों, ये लगातार बार बार उसको आने लगा। अब जब योगेश की तबीयत काफी खराब सी होने लगी तो उसने ऑब्वियसली मदद मांगने के लिए किसको फोन करेगा? अपने पापा और अपने भाई को। पर टू हिज सरप्राइज जब उसने अपने भाई को, भाभी को, पापा को कॉल किया तो उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया। और ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। इनफैक्ट उसने मैसेज किया कि मेरी तबीयत खराब है, पर उस मैसेज को भी सीन कर दिया गया, बट देयर वाज नो रिप्लाई। नीतू ने भी कविता भाभी को मैसेज किया पर्सनली कि योगेश की तबीयत बहुत खराब है, पर नो रिप्लाई फ्रॉम हर। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। दिवाली में जो उन्होंने किया था, क्या वो ढोंग था? घर पे जब आए प्यार से रहे तो क्या वो ढोंग था? समझ नहीं आ रहा है सब क्या था। अब धीरे धीरे दोस्तों 1 हफ्ता बीत जाता है, योगेश की तबीयत ऐसे खराब ही रहती है। और अब योगेश के नेचर में भी चेंजेस होने लगे थे। योगेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसकी नीतू से हर बात पे लड़ाई होने लगी थी। नीतू बताती है कि उस टाइम पे योगेश को अगर वो दवाई भी खिलाना चाहती थी तो लिटरली नीतू का हाथ पकड़ के मोड़ देता था। गुस्से में वो अपना आपा खो देता था। और इट वॉज अनलाइक योगेश, क्योंकि योगेश बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार और बहुत ही काम नेचर का आदमी था। और उसके अंदर ऐसा गुस्सा आ जाना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, एंगर आ जाना बहुत अलग चीज थी और बहुत ही डिफरेंट थी। अब एक चीज और थी जो इनके घर में बहुत अनयूजुअल हो रही थी। इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे वो एक एक करके खराब होने लगे। कभी इनकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती, कभी डिश वॉशर खराब हो जाता, कभी इनका फ्रिज खराब, मिक्सी खराब, एक एक करके सारे आइटम्स फेल करने लगे। जैसे पता नहीं पूरी एनवायरनमेंट की एनर्जी इतनी लो हो गई हो कि वो हर चीज की जान को सोख ले रही हो। अब उस टाइम पे योगेश और नीतू को किसी भी और तरह की चीज पे शक नहीं हुआ। उनको लगा घर बहुत पुराना है, मेंटेन्ड वगैरह है नहीं, वायर्स पुरानी है, तो एक एक करके चीजें फूक रही हैं। और ऐसे नॉर्मली दोस्तों फूक भी जाती हैं लोगों की। अब इस चीज के अलावा दोस्तों योगेश बताता है कि उसको घर के अंदर बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगी थी। घर के अंदर उसे एकदम से चिड़चिड़ा, बहुत ही गुस्सैल महसूस होता था। पर जैसे ही वो छत पे जाता था, बालकनी में जाता था या घर के बाहर जाता था तो उसको बड़ी राहत फील होती थी। अब योगेश ये बात नीतू को जब बताता है तो नीतू बस ऐसे रिएक्ट करती है कि अरे कोई बात नहीं, आपको घबराहट हो रही है, ऐसा मन का वहम है, आप रिलैक्स हो जाओ। और इस बात पे योगेश और ज्यादा चिढ़ जाता और नीतू भी चिल्ला देता। अब दोस्तों ये सेम चीज 3-4 दिन और चलती है और इसके बाद जो योगेश करता है उसके बाद तो नीतू बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रात के करीबन 1 से 2 बजे होंगे और योगेश उठता है और वॉशरूम चले जाता है और वॉशरूम अंदर जाके ऑब्वियसली अंदर से लॉक कर लेता है। नीतू उस समय अच्छे से सोई भी होती है। एकदम से नीतू को बाथरूम से योगेश के चिल्लाने की आवाज आती है, तेज तेज रोने की आवाज आती है। नीतू उठती है तो वो सुनती है कि योगेश जोर जोर से चिल्ला रहा है कि नीतू दरवाजा खोल दे, मैं मर जाऊंगा, नीतू दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब नीतू एकदम घबराहट में उठती है, लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि बाथरूम का दरवाजा तो अंदर से बंद है। वो चिल्लाती है योगेश अंदर से बंद है दरवाजा, मैं कैसे खोलूं बाहर से, अंदर से। पर योगेश उसकी बात नहीं सुन रहा होता। ही वॉज जस्ट क्राइंग, वीपिंग, शाउटिंग। और वो इतने जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, नीतू मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। नीतू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नीतू काफी देर तक उसे बोलती है कि अंदर से आप बस खोल दो चिटकनी, मैं आ रही हूँ, आप चिटकनी तो खोलो, चिटकनी तो खोलो। पर योगेश वो लॉक नहीं खोलता एंड ही जस्ट कीप्स ऑन शाउटिंग एंड क्राइंग एंड वीपिंग। उसके बाद नीतू को समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर होता है इनके, वो इनके घर के पास में ही रहता है, तो वो उनको फोन करती
आती है, उसका नाम संदीप होता है। वो बताती है कि भैया जल्दी आओ ऐसे घर में इमरजेंसी हो गई है। तो वो आदमी फटाफट से इनके घर आता है, और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर नीतू बैठी हुई है, सर पकड़ के रो रही है वो, और अंदर से योगेश की चिल्लाने की आवाज आ रही है। जैसे ही वो दरवाजे पे जाता है वो बोलता है सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए। तो कट करके दरवाजा खोलने की आवाज आती है और योगेश दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोल के आता है और आराम से आके बेड पे बैठ जाता है। अब जब वो बाहर आके बेड में बैठ जाता है तो वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना। पर संदीप और नीतू देखते हैं कि उसके हाथों से खून बह रहा है। वो उसकी शर्ट को ऊपर करके देखते हैं तो देखते हैं कि उसने अपने हाथ में ब्लेड से खूब सारे कट्स मारे हुए हैं, लाइक मल्टीपल कट्स, इधर दोनों हाथों पे उनसे ब्लड निकल रहा है। वो जो होता है ना दोस्तों, रेजर होता है जो दाढ़ी बनाने वाला, उससे उसने अपना हाथ काट लिया होता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता क्या हो गया। नीतू को लगता है क्या कर रहा है, तो नीतू से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है घर वालों से तुम्हारा पंगा चल रहा है, ठीक है तुम खुश नहीं हो, पर तुम मेरा तो सोचो, अब तुम सुसाइड करोगे क्या? उसके बाद नीतू जबरदस्ती उसको, वो और संदीप मिलकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, अब सबसे खतरनाक चीज ये थी कि योगेश वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर कि उसके हाथ में कट किसने मार दिए। वो अपने हाथ देख के खुद हैरान था और उसको बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। उसको बस इतना याद था कि वॉशरूम गया वो अंदर, उसने दरवाजा बंद किया एंड उसने फिर अपना जैसे ही कुछ करने की कोशिश करी होगी, बस उसके बाद ही जस्ट गॉट ब्लैंक, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। और उसके बाद जो उसे याद है कि उसने अपने आप को बेड में पाया बैठा हुआ और जिसमें उसके हाथ में दर्द हो रहा था और खून बह रहा था। हाँ, एक डिटेल और योगेश जो बताता है, वो बताता है कि उसको वही सपना आया जिसमें वो बदा हुआ कसा हुआ था, और जैसे उसका सपना खुला, सपना खुलने के बाद वो बहुत घबरा गया था उसकी वजह से। जो वॉशरूम गया और वॉशरूम जाने का तो ब्लैकआउट हो गया। अब खैर अस्पताल में ड्रेसिंग वगैरह करके ये लोग घर वापस आते हैं। घर आके योगेश को तो नीतू अच्छे से सुला देती है दवाई वाई खिला के, पर उसकी नींदें कंप्लीटली उड़ चुकी थी। एक चीज और है जो नीतू ने बताया, नीतू बताती है कि योगेश के ना सुबह उठने से ही सर में दर्द होता था। वो कंप्लेन करता था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर जैसे वो घर से बाहर निकलता था उसके सर का दर्द अपने आप ही ठीक होने लगता था। अब ये सारी चीजें ना नीतू रिकॉल कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ शक हो रहा था कि शायद ये जो चीजें हो रही है ये नॉर्मल नहीं है। नीतू उसके बाद अपनी मम्मी को कॉल करती है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताती है A to Z। अब नीतू की मम्मी को ना इसके घर वाले वैसे ही पसंद नहीं थे, क्योंकि बहुत टाइम से इनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार तो कर ही रहे थे। तो बोलती है कि पक्का इन लोगों ने बेटा कुछ गलत तुम्हारे साथ किया है, कुछ जादू टोना करा है। तो एक काम कर, तू सबसे पहले ना तू पूजा करना शुरू कर, तू भगवान के आगे बैठ, प्रार्थना कर, तू अपनी आस्था जगा और देख ये सारी प्रॉब्लम ना अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप योगेश ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। सो अगले दिन नीतू ने, जैसे कि उसकी मम्मी ने बताया था, उसने योगेश को भी कन्विंस कर लिया कि अपने साथ वो पूजा करने बैठ जाए। अब ये दोनों मंदिर में बैठते हैं, पूजा करने जैसे ही शुरू करते हैं योगेश बहुत ही बेचैन हो जाता है। वो ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे आग लग रही हो मंदिर में और उसको वहां से बाहर जाना हो। वो 2 मिनट भी पूजा में नहीं बैठ पाता और पूजा से उठ के चला जाता है। योगेश बाहर चले जाता है और बस यही बताता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी तो मैं अंदर नहीं बैठ सकता भैया, मेरे को सांस नहीं आ रही। और उसके बाद ये पूजा जो था, पूजा वाला प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। अब नीतू ने योगेश की फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस नोटिस करे थे। सबसे पहले उसने नोटिस किया था कि योगेश ना कई बार नीतू को घंटों तक बिना पलक झपकाए घूर देता था, और नीतू कुछ बोलती थी तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता था। जब तक नीतू बहुत तेज नहीं बोलती थी ना, योगेश क्या कर रहे हो टाइप्स, तब तक वो उसको बस देखा रहता था, और जो कि बहुत ही स्कैरी लगता था। कभी कभी वो देखती थी कि योगेश की जो आईज है वो काफी रेड हो जा रही है, और कभी कभी वो ये भी देखती थी कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ी आंखें करके चीजों को देख रहा है, लाइक अननेचुरल बिहेवियर बिल्कुल। अब इन सब चीजों से नीतू इतना डर जाती थी कि कई बार वो बगल वाले रूम में खुद को लॉक करके बैठ जाती थी। अच्छा, इसके बाद नीतू एक और चीज और बहुत ही स्केरी चीज नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि योगेश के शरीर से ना बहुत ज्यादा बदबू आने लगी है, लाइक स्मेल होती है, बॉडी ओडर होता है, बट ये एक्सेसिव बॉडी ओडर था। ऑब्वियसली वो योगेश की पार्टनर है तो उसको तो पता ही है ना कि उसका पार्टनर कैसा स्मेल करता है, बट आज तक कभी योगेश से बदबू नहीं आई। पर धीरे धीरे ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर से ना पता नहीं क्या उसके टॉक्सिन निकल रहे हैं शरीर के अंदर से, क्या हो रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मेल करने लगा था। उसकी ब्रेथ बहुत स्मेल करती थी। वो पास में आके जब बात करता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही खा लिया योगेश ने। उसको मिंट दे दिया, ब्रश करा दिया, वो जो होता है लिस्ट्रिन, वो सब करा दिया नीतू ने, पर उसके बाद भी वो बताती है कि वो स्मेल जाती ही नहीं थी। और प्लस शरीर की स्मेल, वो नहा के आता था उसके आधे घंटे बाद फिर से स्मेल आने लगती थी। अगर आप उस स्मेल से रिलेट करना चाहो ना दोस्तों, तो जानवरों से स्मेल आती है अक्सर, जो महीनों महीनों तक नहाते नहीं है ना,
स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जो होते हैं, उस तरह की बदबू आने लगी थी। और कहीं ना कहीं नीतू को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है योगेश के शरीर में जो खराब हो रहा है। अब इन सब चीजों के साथ साथ योगेश ने पेट्रोल पंप जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वो जो उसने ईंट सीमेंट वगैरह काम किया था वो भी धीरे 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 डाउन हो गया था। पैसों की फिर से तंगी होने लगी थी और घर चलाना फिर से मुश्किल हो गया था। और ये सारी चीजें होते होते करीबन 2 महीने हो चुके थे, पर घर से ना भैया का, ना भाभी का, ना पापा का, ना ही उस औरत का किसी का भी ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया। अब एक दिन नीतू उठती है तो नीतू देखती है कि उसके बेडरूम के दीवार के कोने में नीचे कुछ काला काला सा ना लिक्विड सा है, जैसे सीलन होती है ना दोस्तों, कुछ कुछ वैसा ही। और जब वो देखती है, उसके पास जाती है तो उससे बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। पर ये जो स्मेल थी, ये स्मेल उसने कहीं सूंघी हुई थी। अब वो सोच रही होती है कि बदबू कहीं कहीं जाने पहचानी सी है, पर कहाँ आ रही है। उसके बाद वो बाहर आती है, वो पूजा वगैरह करने के लिए जाती है। और जब वो पूजा करने के लिए जाती है तो वो देखती है वैसा ही कुछ काला काला उसके मंदिर में भी है, मूर्तियों के ऊपर भी कुछ लगा हुआ है। ये देख के नीतू के एकदम हाथ कांप जाते हैं, वो बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है। पहले तो वो खुद को ही समझाती है कि बारिशों का टाइम है, सीलन आ गई होगी, लकड़ी से दीमक वीमक आ गई होगी, पर मूर्तियों में कैसे? सेम बदबू, सेम कलर का लिक्विड मूर्तियों तक कैसे आ गया, वो भी मंदिर में। अब जब नीतू ने अपनी माँ को कॉल किया तो अपनी माँ के सामने बहुत रोई और बहुत ही हेल्पलेस होके उसने बोला कि मम्मी प्लीज़ हमारी मदद करो, मेरे को लग रहा है कुछ बहुत ख़राब हमारे साथ हो रहा है। और जब ये सारी बातें उस नीतू की माँ सुनती है तो वो हल्द्वानी से निकलती है। हल्द्वानी से दिल्ली लगभग 205 से 6 घंटे का रास्ता है, तो वो शाम को करीबन 6-7 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अब जब नीतू की माँ घर आई तो उन्होंने मंदिर की मूर्तियाँ देखी, नीतू के रूम की दीवार देखी और वहीं पे रूम में बैठा हुआ योगेश ना तो उठा, ना उनके पैर छुए, ना उन्हें ग्रीट किया, बस कोने में बैठा रहा और उन्हें लिटरली उसने इग्नोर कर दिया। ये सारी चीज़ें देख के नीतू की माँ बहुत हैरान थी और वो नीतू को बोलती है कि देख बेटा, मुझे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ करा है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले भी तकलीफ थी, तुम परेशान थे, पर योगेश तो नॉर्मल था। योगेश की हालत देख के तो लग ही नहीं रहा कि वो ठीक है और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो बीमार है। उसके एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत बदल चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया है उसको, समथिंग पैरानॉर्मल। अब वो रात दोनों माँ बेटी जैसे तैसे काटती है। नीतू को योगेश जब इतना डर लगने लगा था कि वो बगल वाले रूम में अपने आप को अंदर से कुंडी लगा के सोती थी। तो दोनों माँ बेटी वहाँ सोते हैं और फिर सुबह वो उठते हैं। अब सुबह जब वो उठते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि घर की ना थोरो एक बार वॉशिंग और क्लीनिंग वो करेंगे। उनको लगा कि अगर वो एक बार पूरी सफाई कर देंगे ना तो हो सकता है कि उस घर में जो नेगेटिविटी है थोड़ी कम हो जाए और थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ जाए। प्लस क्या पता है ये जो काले रंग का लिक्विड है, ये जो बदबू आ रही है, इसका सोर्स भी उनको पता चल जाए। अब दोनों माँ बेटी पूरे घर को धोने लगती हैं, बालकनीज, रूम्स, फिर बेडरूम्स, सारे चद्दरें धो देती हैं, पिलो कवर्स धोती हैं, सारे कर्टन्स उतार के धो देती हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद तो एक एक करके जितनी भी अलमारियाँ हैं उनको खाली करके सामान को ठीक करके रखने लगती हैं। अब वो धीरे धीरे सारी अलमारियाँ जब क्लीन करते हैं तो करते करते वो योगेश की अलमारी तक भी पहुंचते हैं। और फिर जब वो योगेश की अलमारी क्लीन करने लगते हैं तो उसमें नीतू की मम्मी को एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। वो जो कागज़ का टुकड़ा था उसमें अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही नीतू की माँ को कागज़ दिखता है वो अलर्ट हो जाती है और उसके बाद वो अच्छे से चीज़ें देखने लगती हैं। वो ड्रॉर के अंदर जो अखबार वगैरह बिछा के रखते हैं ना, जैसे ड्रॉर होता है उसमें अखबार बिछा के फिर सामान रखते हैं ताकि गंदा ना हो, वो सारी चीज़ों को हटाती हैं एक एक करके और उसको उसकी कबर्ड से 6 ऐसे कागज़ मिलते हैं जिसमें अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें अरबी में लिखी गई थी। किसी में तो कागज़ है उसमें लाइन बन के ड्रॉ करके खानों में कुछ लिखा हुआ था, किसी में सिंपल नोट्स की तरह लिखा हुआ था और किसी में कुछ अजीब तरह के सिंबल्स थे, कुछ वियर्ड सिंबल्स। अब ये सारी चीज़ें नीतू और योगेश के सामने ही हो रही थी। नीतू बहुत ज़्यादा डर चुकी थी पर योगेश ही हैड नो एग्जाम्पल। वो बस दीवार की तरफ मुंह करके मतलब बेड में बैठा था, सामने दीवार को घूर रहा था। उसने एक टक भी अलमारी की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद पैनिक में वो सारे घर की अलमारियां चेक करते हैं, सारे ड्रॉर चेक करते हैं, किचन चेक करते हैं, पर कहीं पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। एंड में वो मंदिर तक पहुंचते हैं और मंदिर का जब वो ड्रॉर खोलते हैं और उसमें कपड़े के नीचे देखते हैं जो ड्रॉर में बिछा हुआ होता है, उसके नीचे उनको सेम तरह के कागज़ मिलते हैं। और उसके बाद उनको कंप्लीटली पता लग जाता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है और ये क्या है। अब ये सब करते करते उनको शाम हो जाती है। ये लोग बहुत घबरा चुके होते हैं, लिटरली दे वर पेट्रीफाइड। इसके बाद नीतू की माँ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो वो अपने भाई को यानी नीतू के मामा को कॉल करती हैं और कॉल करके सारी बातें बताती है और रोने लगती हैं। उनके भाई एकदम से भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि पागल हो तुम लोग, इतने टाइम से ये सब चीज़ें हो रही है, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? जिसने भी किया ना मैं उसका हिसाब करूंगा। तो एक काम कर, तुम अभी के अभी वहां से निकलो और हल्द्वानी आओ।
अब ये लोग फिर संदीप जो इनका पेट्रोल पंप का मैनेजर होता है उसकी हेल्प से योगेश को लेके हल्द्वानी के लिए निकलते हैं। 5 घंटे का रास्ता ऐसा इनको फील हो रहा होता है जैसे कि 5 साल गुजर गए हों। हाँ, बस एक चीज ये थी कि जैसे जैसे योगेश घर से दूर होता जा रहा था वो थोड़ा थोड़ा बेटर फील करने लगा था। रास्ते में जब नीतू को लगा कि योगेश थोड़ा थोड़ा अपने सेंसेस में, तो नीतू ने योगेश को सब कुछ बताया, उसको फोटोज वगैरह दिखाई कि देखो आपके बेड में क्या मिला है, आपकी अलमारी में देखो क्या मिला है, और ये देखो ये मंदिर में मिला है। और योगेश सारी चीज़ों को सुनता है, देखता है और बस हाँ में अपना सर हिलाता है। अब 5 घंटे लंबा सफ़र करने के बाद ये लोग हल्द्वानी पहुँचते हैं। आधी रात हो चुकी होती है और जब मामा जी योगेश को देखते हैं वो योगेश को देख के हैरान हो जाते हैं। ये योगेश जो कि 3-4 महीने पहले थोड़ा चबी हेल्दी सा था, अब सूख के कांटा हो चुका था। उसकी आंखें धस चुकी थी और आंखों में भयंकर डार्क सर्कल्स पड़ गए थे और उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि उसके चेहरे में बस एक डेड फेस हो, जैसे उसमें सोल ही ना हो, उसमें जान ही ना हो। मामा जी उसको देख के बहुत दुखी हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अबे यार क्या करना है इसे रिश्ते का, क्या करना है इसे बाप का, क्या करना है इसे भाई का, जो बेटी की ऐसी हालत देख के भी कांटेक्ट ना करे, फोन ना उठाए, बात ना करे, भाड़ में जाए, बेटा तो फिक्र मत कर। वो उसको गले लगा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तेरे को मैं ठीक करूंगा। अब अगली सुबह होती है। सुबह उठ के ये लोग एक मैया माँ के पास जाते हैं। अब वो जो मैया माँ है दोस्तों, वो उनके लिए बोला जाता है कि उनके अंदर देवी आती हैं और ऑब्वियसली उन पे कुछ शक्तियाँ हैं और सिद्धियाँ हैं। उन मैया माँ का इनके मामा जी और इनकी माँ की फैमिली से, नीतू की मम्मी की फैमिली से काफ़ी पुराना संबंध है। वो कई बार इनके घर पे जब पूजा वगैरह होती है तो वहाँ भी आती हैं। पहाड़ में कांपना कहते हैं ना, तो वो पूजा वगैरह होती थी, फिर कांपती थी, उनकी देवी आती है। इस तरह से वो पहले भी उनके साथ हो चुका है, तो उनको लगता है इनके पास जाना बेटर रहेगा और वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अब जैसे ही मैया माँ ने योगेश को देखा, वो सीधे योगेश को उन्होंने गले लगा लिया और वो रोने लगी और वो जोर जोर से रोने लगी। और योगेश एकदम ऐसे अकड़ के गया हुआ था वहाँ पे। लाइक लिटरली जब वो चलता भी था तो ऐसा लगता था उसका शरीर बहुत ही स्टिफ है। पर जैसे मैया माँ ने उसे गले लगाया और उसे रोने लगी तो धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो ढीला सा पड़ने लगा। ऐसा फील हो रहा था जैसे योगेश थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। मैया माँ ने योगेश को अपने पास बैठाया, योगेश का मुंह खोला, मुंह के अंदर चावल डाले और उसके सर के ऊपर हाथ घुमा के कुछ मंत्र पड़ा। और जैसे उन्होंने किया, योगेश को खांसी सी आई और जितने भी चावल थे वो उसके मुंह से निकल गए। अब वो जो चावल थे दोस्तों, सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो जो चावल थे जो कि एकदम सफेद थे, जो उसके मुंह के अंदर गए थे, वो चावल बिल्कुल भूरे भूरे हो, जैसे जल गए हो ना, बिल्कुल वैसे हो चुके थे। अब जैसे ही योगेश के मुंह से चावल बाहर निकलते हैं, वैसे मैया माँ के अंदर देवी आ जाती है। देवी आते ही वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हैं और उसके मुंह पे अक्षत और चावल फेंक के मारती हैं। अब वो बस अपनी लैंग्वेज में बोल रही होती हैं और चावल उसको मार रही होता है। जैसे वो चावल मारती है ना योगेश को, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे ही तीसरी बार चावल लगता है योगेश को, योगेश जोर जोर से रोने लगता है। वो वहां पे बैठ के बिल्कुल पागलों की तरह रोने लगता है। योगेश अपने सर को अपने हाथों से जोर जोर से मारने लगा। अब जो मैया माँ है, उन्हीं के साथ एक पंडित जी थे, उन्हीं के बड़े भाई थे वो। उन्होंने योगेश के चारों तरफ कुशा घास और काली सरसों का एक रक्षा चक्र बनाया। इसके बाद पंडित जी ने 7 नींबू और कपूर को योगेश के सर के ऊपर से घुमाना शुरू किया और जैसे जैसे दुर्गा सोक्तम और काली मंत्रास का जाप तेज होने लगा, वो नींबू अचानक वो भी अपना कलर चेंज करने लगे। वो नींबू से जो रस निकलता है ना दोस्तों, एकदम सफेद ट्रांसपेरेंट, वो एकदम भूरा सा, थोड़ा जला सा, काला सा निकलने लगा। और ये सारी चीजें देख के वहां पे जितने लोग थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली वहां पे इतनी शांति थी कि लग रहा था मानो लोग अपनी सांस लेना तक भूल गए। अब इसके बाद योगेश का शरीर कांपने लगता है और उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है और उससे भयंकर बदबू आने लगती है। कुछ सेकंडों में योगेश जमीन पे गिर जाता है और एकदम से इसे कांपने लगता है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना दोस्तों, एपिलेप्सी में होता है। आपने देखा है किसी को फिट पड़ते हुए, बिल्कुल वैसे ही योगेश को फिट सा पड़ने लगता है। वो अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा होता है, स्वेट कर रहा होता है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और ये करीबन 1-1.5 मिनट चलता है और हर कोई वहां पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नीतू तो वहां पे जोर जोर से रोने लगती है। बस नीतू की माँ नीतू को जोर से पकड़ लेती है और उसको बस बोलती है कि बस तू शांत हो जा। और उतनी देर में योगेश भी नॉर्मल होने लगता है। धीरे धीरे उसका हिलना बंद होता है और फिर धीरे धीरे वो अपने सेंसेस में आता है। जब वो अपने सेंसेस में आता है तो उसको मैया माँ अपने हाथ से पानी देती है और उसको इतनी प्यास लगी होती है कि वो पूरा पानी, 1 लीटर पानी, वो एक सांस में कटक जाता है। मैया माँ बोलती है, एक खून है, एक खून होने के बाद भी ऐसी नफरत, ऐसी जलन, ऐसा लालच, तू मर जाता अगर यहाँ नहीं आता। तेरी माँ तुझे यहाँ लेके आई, तेरी माँ ऊपर से तेरे को देख रही है, उसने तेरे को बचाया है, उसी ने तेरा रास्ता खोला है। ये सुनते ही नीतू तो समझ चुकी थी कि ये काला जादू और ये जो भी चीज़ों का उसे शक था, ये एक्चुअल में था और किसी ने नहीं, योगेश के बड़े भाई ने ही उस पर किया है। इसके बाद मैया माँ योगेश को कहती है, आगे तेरे पास बहुत कुछ आएगा, पर जान से बढ़ के कुछ नहीं। जा, लुटा दे उन पे सब कुछ, सब छोड़ दे, किसी चीज़ का मोह मत कर।
जो तेरा है वो घूम कर तेरे पास ही आएगा। और ये बोलते बोलते मैया माँ एकदम से बेहोश हो जाती है। जब भी दोस्तों जिनके अंदर देवी वगैरह आती है, जब देवी निकलती है तो उसके बाद वो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए अपने सेंसेस खो देते हैं। कुछ देर बाद मैया माँ को होश आता है, उनको पूरा शरीर तकलीफ में होता है, दर्द से करहा रही होती है वो। अक्सर दोस्तों ऐसे होता है, जिन लोगों के अंदर देवी देवता आते हैं ना, उनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है बॉडी में कि जब वो छोड़ के जाती है ना, तो उसके कई देर तक उनको एक्सट्रीम पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और मैया माँ उनको बस नॉर्मली बातें बताती हैं कि देखो, पास के रिश्ते हमेशा अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं होता। लालच और जलन अच्छे से मार देता है बेटा, लेकिन जिसके साथ भगवान है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो कागज़ थे जिसमें अरबी में लिखा था, नीतू ने वो भी वहाँ पे दिए। तो देखते मैया माँ ने वो कागज़ उनसे ले लिए। उन कागज़ों को मैया माँ ने अपने मंदिर के भारी मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके ऊपर दिया रख दिया और फिर बोला कि जब तक ये दिया बुझेगा तब तक इन सारे कागज़ों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद योगेश की रिकवरी शुरू होती है और काफ़ी स्लो रिकवरी थी, पर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बता रहा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि योगेश को 3-4 महीने लगे रिकवर होने में। और उसके बाद जब वो रिकवर कर गया तो वो लोग फाइनली गाज़ियाबाद मूव कर जाते हैं। गाज़ियाबाद में मामा जी की एक लैंड होती है जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए योगेश ले लेता है और मामा जी उसको बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं, तो अपना धंधा जमा, ठीक है, धीरे धीरे जब तेरा धंधा बढ़िया चल जाएगा तो मुझे चुका देना, नहीं भी चुकाएगा इट्स ओके, तो अपनी समझ। फिर योगेश और नीतू वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। अब उस दुकान को दोस्तों 3 साल हो चुके हैं एंड वो लोग अब काफ़ी हद तक वेल सेटल्ड हो चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं पहले से 1000 गुना बेटर कर रहे हैं। कई सारे सवाल भी हैं योगेश के, जो कि योगेश बोलता है कि उसको अभी तक पता नहीं कि क्यों उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया, क्यों उसके बाप ने उसका सपोर्ट नहीं किया, और वो औरत कौन थी जो उसके बाप के साथ आ गई। क्या इन सब चीज़ों को उस औरत ने किया? क्या इसकी माँ की जो डेथ हुई वो नेचुरल हुई है इसकी भाभी ने, जिसने इतना कुछ करा इनके लिए? कहीं उसने तो कुछ नहीं किया था। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ दोस्तों 2026 में दोस्तों इस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो चुके हैं और अभी तक योगेश बताता है कि उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी तक उसका, लिटरली 0 कांटेक्ट। और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ भी योगेश ने शेयर करने के लिए बोली थी आप लोगों से कि उसकी वाइफ जो है कि प्रेग्नेंट भी है एंड इन कपल ऑफ मंथ्स सून ही विल बी योर फादर। तो बहुत ही खुशी की बात है एंड जितनी हार्डशिप्स और जितना ख़राब टाइम उन्होंने देखा, मतलब उसके बाद दे डिज़र्व इट। आई थिंक एवरीबडी वुड डिज़र्व इट दोस्तों। सो दोस्तों ये थी योगेश की कहानी, खतरनाक फैमिली बिट्रेयल और ब्लैक मैजिक की कहानी। एंड मतलब काफ़ी सैड हो जाता हूँ यार ऐसी कहानियाँ मैं सुनता हूँ ना, क्योंकि परिवार आपकी स्ट्रेंथ होता है ना, परिवार आपका सब कुछ होता है, पर परिवार ही जब आपके पीछे पड़ जाए, आपकी जान लेने में उतारू हो जाए, तो फिर और क्या ही कहना दोस्तों। तो दोस्तों बस ये थी योगेश की कहानी एंड आई होप आपने कहानी यहाँ तक सुनी हो। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कहानियाँ लाता हूँ, अपने जी जान एक कर देता हूँ आपको कहानियाँ सुनाने में, पर हमारा चैनल पता नहीं क्यों बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा वाई। क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो, यू गाइस आर जस्ट लविंग इट, बट पता नहीं क्यों यूट्यूब ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बार। बट चलिए, नेवरदलेस आई विल कीप मेकिंग स्टोरीज। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। एंड अब मिलते हैं दोस्तों एक अगली कहानी के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अलर्ट रहिए। ओके बाय।